जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। दोस्तों, लंबे समय तक दोस्तों आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी और दोस्तों इम्पोर्टेंट काम की वजह से दोस्तों हम आपको कम्युनिटी पोस्ट में मैसेज भी नहीं कर पा रहे थे। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोगों की क्लास फिर उसी तरीके से स्टार्ट हो गई जैसे दोस्तों पिछली महीनों में आपकी क्लासें कंटिन्यू होया करती थी। तो दोस्तों आप लोग एक बार फिर से जुड़ जाइएगा आप अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। जैसा कि दोस्तों आपसे मैंने कहा था कि रोजगार विद अंकित सर की जो काफ़ी क्लासें अभी दोस्तों कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, तो दोस्तों उसी क्रम में दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर से दोस्तों आप लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक लेकर आए हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि दोस्तों ने पिछली 23 वीडियो में जहाँ तक कवर किया था उस टॉपिक को, उसी में हम आगे दोस्तों आपको लेकर चल रहे हैं। तो आज जैसा कि दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री एवं उनके कार्यकाल के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में यहाँ से जब भी हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो यही पढ़ेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री एवं उनका कार्यकाल। हालांकि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय के बारे में तथा भारत की प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के बारे में। तो ये सब दोस्तों सभी टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। अभी तक आपने उन टॉपिकों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हम वीडियो की स्टार्ट कर देते हैं। चलिए दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री एवं उनके कार्यकाल के बारे में। तो एक बार आप सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं भारत के प्रधानमंत्री एवं उनके कार्यकाल के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप सभी जानते हैं, बच्चा जानता है कि भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और आपको बता दें कि इनका जो कार्यकाल है, इनका कार्यकाल है 1947 से 1964, 1947 से 1964 तक दोस्तों इनने अपना कार्यभार संभाला था, जो कि दोस्तों सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। आपसे यह भी पूछा जाता है कि लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले कौन हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वह कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो वो भी दोस्तों आपके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही हैं। और इन्होंने दोस्तों अपने आप को यानी स्वयं को दोस्तों भारत रत्न दिया था। तो भारत के वह कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्हें दोस्तों सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है दोस्तों आपको याद रखना है। अब बात आती है दोस्तों नंबर 2, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा दोस्तों ये दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के, जो कि 1964 में ये दोस्तों कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। कैसे रहे दोस्तों? कार्यवाहक। तीसरे हैं दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भी दोस्तों इनका कार्यकाल 1964 से 1966 तक रहा है। ये कार्यवाहक थे गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद तीसरे प्रधानमंत्री हुए हैं लाल बहादुर शास्त्री, जो कि 1964 से 1966 तक इन्होंने दोस्तों कार्यकाल संभाला। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा दिया गया है गुलजारी लाल नंदा। फिर दोस्तों पुनः गुलजारी लाल नंदा को दोस्तों कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया 1966 में। 5वें पे आते हैं भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, जिनका नाम है इंदिरा गांधी। इनका कार्यकाल रहा है 1966 से 1977। इंदिरा गांधी के बाद दोस्तों प्रधानमंत्री हुए हैं 6 में मोरारजी देसाई। इनका कार्यकाल 1977 से 1979 तक रहा है। दोस्तों याद रखिएगा सभी प्रधानमंत्रियों का क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है, उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 7वें प्रधानमंत्री हैं चरण सिंह। चरण सिंह का कार्यकाल 1979 से 1980 रहा है, चौधरी चरण सिंह का। 8वें फिर पुनः दोस्तों इंदिरा गांधी ने कार्यकाल संभाला है 1980 से 1984 तक। इंदिरा गांधी भी दोस्तों 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। इसके बाद इंदिरा गांधी के बाद आए हैं राजीव गांधी। इनका कार्यकाल रहा है 1984 से 1989 राजीव गांधी का। इसके बाद दोस्तों 10वें नंबर के प्रधानमंत्री आए हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। 1989 से 1990 तक इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। इसके बाद 11वें प्रधानमंत्री हुए हैं चंद्रशेखर। इन्होंने 1990 से 1991 तक कार्यकाल संभाला। इसके बाद 12वें प्रधानमंत्री रहे हैं पीवी नरसिंह राव। इनका कार्यकाल 1991 से 1996 तक रहा है। पीवी नरसिंह राव का कार्यकाल 1991 से 1996 तक रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 13वें हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं अटल बिहारी वाजपेयी। 1996 में इन्होंने कार्यकाल संभाला, ये भी कार्यवाहक रहे हैं।
इसके बाद दोस्तों 14वें प्रधानमंत्री हुए हैं एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा जिन्होंने 1996 से 1997 तक कार्यभार संभाला। इसके बाद 15वें प्रधानमंत्री हुए हैं इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल 15वें प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने 1997 से 1998 तक कार्यकाल संभाला, लगभग 1 साल। 16वें पे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी पुनः दोस्तों प्रधानमंत्री हुए हैं। इन्होंने 1998 से 2004 तक कार्यभार संभाला। इसके बाद 17वें प्रधानमंत्री हुए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह 17वें हुए हैं जिन्होंने 2004 से 2014 तक कार्यकाल संभाला। इसके बाद 18वें प्रधानमंत्री हुए हैं नरेंद्र मोदी, जिन्होंने दोस्तों 2014 से, हालांकि दोस्तों ये पुनः प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। इसके बाद आने वाले 2024 में भी इन्हीं का 100% ही इनको श्रेय जाता है, जो कि ये पुनः प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। तो दोस्तों हम मान सकते हैं कि 2014 से अब तक जो प्रधानमंत्री वो कौन है, ये नरेंद्र मोदी ही हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी जी ही हैं, 2014 से अब तक प्रधानमंत्री रहे हैं। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों, देशी रियासतों का भारत में विलय। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी इस बुक को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो हम आपको कंप्लीट कराते जाएंगे, और साथ में दोस्तों जो छोटे छोटे पॉइंट हैं उनको भी हम कवर करते चलेंगे। अब बात आती है देशी रियासतों का भारत में विलय। तो पहला पॉइंट दोस्तों इसमें दिया गया है कि देशी रियासतों का भारत में विलय कराने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। किससे जाता है? इन्हें दोस्तों सरदार की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने। यहाँ पर दोस्तों जिनका भी उपनाम है, उनके जितने भी दोस्तों महापुरुष हैं, उनके सभी के उपनाम आपको कंठस्थ याद होने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में अक्सर ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिनके भी महापुरुषों के उपनाम हैं उनके उपनाम याद करिएगा। किसने किसको कौन सी उपाधियाँ दी थी, उनका श्रेय किसको जाता है, उनके भी आपको दोस्तों नाम याद होने चाहिए। और आपको छोटी छोटी क्लिप की वीडियोस भी हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। जब भी हमको जैसा टाइम मिलेगा हम आपको पूरे कोशिश करेंगे कि आपको जैसे कि इम्पोर्टेंट हुए कि विभिन्न देशों की बीच की सीमा रेखाओं के बारे में, जल डमरूबंद के बारे में, और आपकी उपाधियों के बारे में, उपनाम के बारे में, जो छोटे छोटे 8 से 9 मिनट की जो वीडियो बनेगी वो हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर रखिएगा। जब भी दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आएगा तो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो याद रखिएगा देशी रियासतों का भारत में जो विलय कराने का श्रेय जाता है वो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सेकंड पॉइंट दिया गया है दोस्तों, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया था। याद रखिएगा दोस्तों जूनागढ़ जो रियासत थी उसको दोस्तों जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया था। तीसरा पॉइंट दिया गया है हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्यवाही के माध्यम से भारत में मिलाया गया था। उस टाइम दोस्तों जब देशी रियासतों का जब भारत में विलय हुआ तो उनका श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जब जूनागढ़ रियासत ने दोस्तों भारत में आया तो उसको जनमत संग्रह के आधार पर भारत में रखा गया, और जब हैदराबादी रियासत का हुआ तो उसे पुलिस कार्यवाही के माध्यम से भारत में मिलाया गया। अगला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर जम्मू कश्मीर रियासत। जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा मिलाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? जम्मू कश्मीर को रियासत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा मिलाया गया था। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ से आपका स्टार्ट होता है राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन जो कि अब तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस वीडियो को दोस्तों आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को शुरू से लेकर कंप्लीट जरूर देखिएगा, तभी आपको ये पॉइंट दोस्तों समझ में आएंगे। यदि दोस्तों अभी तक आपने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा, जो पिछली क्लासेस हो चुकी हैं येलो बुक की, तो उन क्लासों को जरूर देखिएगा दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्पेशल यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए। तो उन क्लासों को जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस दोस्तों आपकी मिल जाएंगी। आप सभी जानते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में 1/4 सदस्य आयोग नियुक्त किया, यानी 1/4 यानी 1/4 सदस्य को आयोग को नियुक्त किया। याद रखिएगा। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, इस आयोग ने, किस आयोग ने दोस्तों? राज्यों के पुनर्गठन आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के
सुविधा के आधार राज्य के पुनर्गठन का समर्थन किया। सबसे ज़्यादा इतना तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है नहीं, लेकिन जितना ये आपका तीसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है आपके एग्ज़ाम के थ्रू, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम के थ्रू। तो इसको दोस्तों कॉपी में नोट बनाकर जरूर लिख लीजिएगा कि राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना था। तो याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? 1953 में। अब याद कैसे रखेंगे? तो दोस्तों याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठन हुआ था। और आप दोस्तों जब अपना जो 1950 में दोस्तों जो अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को जो देश लागू हुआ था, तो उसी हिसाब से दोस्तों आप याद रख सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग भी 1953 को लागू हुआ था। तो 1950 और 53 के बीच का दोस्तों आप डिफरेंस समझ सकते हैं, 50 3 53। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला है नए राज्यों का गठन। किस राज्य का पहले गठन हुआ और कब हुआ? तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के थ्रू, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए, पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन बनता है कि राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर पहला राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन दोस्तों अब तक के सभी एग्जामों में आ चुका है। आप प्रैक्टिस सेट जरूर उठा के देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में जरूर देखने को मिल जाएगा। राज्यों के पुनर्गठन आयोग कब हुआ? 1953 में। दूसरी बात, राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर पहला राज्य कौन गठित किया गया था? तो ये था आपका पहला आंध्र प्रदेश। कौन था दोस्तों? आंध्र प्रदेश था, जो कि 1 अक्टूबर 1953 को इसका दोस्तों गठन किया गया। दूसरा राज्य देखिए, सबसे पहला पूछा जाता है पहला और अंतिम। पहला और अंतिम दोस्तों ये राज्य हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि इंपॉर्टेंट सभी है, एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कब वो आपसे क्या पूछ दे, कोई पता नहीं। लेकिन दोस्तों मोस्टली पूछा जाता है वो पहला और अंतिम पद ही पूछा जाता है कि पहला राज्य कौन सा था और अंतिम राज्य कौन सा था। तो पहला राज्य याद रखिएगा दोस्तों सभी प्यारे दोस्त, आंध्र प्रदेश। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का पहला राज्य गठित किया गया 1 अक्टूबर 1953 को। अब देखिए 1953 को किया गया 1 अक्टूबर 1953, और 1953 के ही राज्य पुनर्गठन आयोग भी बनाया गया था। दूसरा स्टेट है हमारा गुजरात, जो कि 1 मई 1960 को गठित हुआ। तीसरा राज्य है महाराष्ट्र, ये भी आपका 1 मई 1960 को ही गठित हुआ। तो आप देखिए दोस्तों, गुजरात और महाराष्ट्र को याद रखिएगा, ये दोनों दोस्तों एक ही डेट को गठित हुए थे, 1 मई 1960, 1 मई 1960। नागालैंड, नागालैंड दोस्तों आपका 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को गठित हुआ था, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग का चौथा राज्य है। पांचवा राज्य है हरियाणा, ये आपका 1 नवंबर 1966 को गठित हुआ। छठवां राज्य है हिमाचल प्रदेश, यह 25 जनवरी 1971 को गठित हुआ। सातवां राज्य है सिक्किम। अब सातवां राज्य है आपका सिक्किम, जो कि 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को गठित हुआ। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है 8वां मिजोरम। मिजोरम आपका 20 फरवरी 1987 को गठित हुआ। 9वां है अरुणाचल प्रदेश, 20 फरवरी 1987। इन दोनों को याद रखिएगा, ये दोनों सेम डेट को ही गठित हुए थे, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, 20 फरवरी 1987 में। अगला है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को गठित हुआ है। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का 10वां राज्य है। 11वां है झारखंड। झारखंड भी आपसे पूछा जाता है, ये 15 नवंबर 2000 को गठित हुआ। 12वां है छत्तीसगढ़, ये आपका 1 नवंबर 2000 को गठित हुआ। और 13वां है आपका तेलंगाना। तेलंगाना 2 जून 2014 को गठित हुआ। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का 13वां राज्य तेलंगाना, 13वां तेलंगाना। तो आपके ताकि बॉयस आ रही है 13 और तेलंगाना, तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं तेलंगाना हमारा 13वां राज्य है, जो कि 2 जून 2014 को गठित हुआ था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों राज्य की कार्यपालिका की ओर। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल की व्यवस्था संविधान के किस आर्टिकल में आती है, तो इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों इसी वीडियो में। तो एक बार आप सभी प्यारे दोस्त पहले वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को जाके सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा। और इसके बारे में आप बात करते हैं राज्यों की कार्यपालिका के बारे में। इसमें पहला पॉइंट दिया गया है राज्यपाल। राज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के थ्रू। पहला पॉइंट इसमें दिया गया है संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था किस आर्टिकल में मिलती है? आर्टिकल 153 में। जितने भी आर्टिकल हैं दोस्तों इन सभी को याद रखिएगा, किस अनुच्छेद में कौन आता है, ये सभी आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पॉलिटी से 100% 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है।
संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था अनुच्छेद 153 में की गई है। पहला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे। सेकंड पॉइंट दिया गया है संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो इसलिए तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया और जबकि इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। सिंपली क्वेश्चन दोस्तों आपसे एग्जाम में यही पूछता है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो राज्य की कौन करेगा? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राज्य की। तो सीधी सी बात है, कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और यह संविधान के किस आर्टिकल में आता है? 153 में। साथ साथ बोलने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, आपको तुरंत याद हो जाएंगे। और आपको बता दें कि रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको मैं यहाँ से जो भी आपको बोल रहा हूँ उसको अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके सुनिएगा और आपको जो पॉइंट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ उसको अपनी कॉपी में नोट करिएगा और बार बार उसको एक बार पढ़ते जाइएगा और देखते जाइएगा, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। तो अगला पॉइंट दिया गया है कि वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। नेक्स्ट, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, लेकिन एक ही राज्यपाल की 2 या अधिक राज्यों की राज्यपाल नियुक्ति किया जा सकता है। दोस्तों राज्यपाल की एक सबसे खास बात ये होती है कि प्रत्येक राज्य में तो एक राज्यपाल होना जरूरी है, लेकिन एक राज्यपाल क्या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल नियुक्त किया जा सकता है कि एक राज्यपाल 2 राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं कि जैसे कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मध्य प्रदेश का राज्यपाल, इन दोनों का यदि राज्यपाल एक किया जाए तो दोस्तों हो सकता है। याद रखिएगा कि क्या राज्यपाल जो होता है, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यपालों की नियुक्ति का पद ग्रहण कर सकता है या नहीं? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, कर सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों की नियुक्ति कर सकता है। चलिए अब बात आती है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपके एग्जाम के थ्रू कि राज्यपाल की योग्यता क्या होती है। राज्यपाल बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? तो आप सभी लोग जानते हैं कि वह भारत का नागरिक हो। पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। यानी कि दोस्तों 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है कि राज्यपाल के पद की योग्यता धारण करने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल की योग्यता के लिए आयु कितनी निर्धारित की गई है? 35 वर्ष। अगला पॉइंट है वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुनने जाने योग्य हो। तीसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के थ्रू, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। यानी कि दोस्तों यदि आप राज्यपाल बनना चाहते हैं तो आप भारत के नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने के योग्य भी होना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट की ओर चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, अगला पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए करता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? आप सभी जानते हैं 5 वर्ष के लिए होता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? आप सभी जानते हैं 5 वर्ष के लिए होता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष के लिए ही होता है। यानी कि लगभग दोस्तों सभी का 5 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है। अब याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपका एक पॉइंट ये बनता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। सिंपल क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल इजी और इम्पोर्टेंट भी है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, वो भी 5 वर्षों के लिए। और ये संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार करता है? अनुच्छेद 155। इस आर्टिकल को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के लिए 5 वर्षों तक करता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 155 में दर्शाया गया है। सिंपल सी भाषा में लिख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए करता है। सीधी सी बात, याद रखिएगा। परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही पद पर रहता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ही राज्यपाल अपने पद पर धारण रह सकता है, जब तक दोस्तों राष्ट्रपति चाहेगा। यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही पद पर रह सकता है। यदि राष्ट्रपति ने कह दिया कि आज से आपका पद समाप्त किया जाता है, अब आप राज्यपाल नहीं होंगे तो नहीं होंगे, तो सीधी सी बात है कि राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक का दोस्तों आप अपने पद पर, राज्यपाल के पद को आसीन कर सकते हैं। अगला पॉइंट है राज्यपाल के शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। याद रखिएगा राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के थ्रू। अगला पॉइंट है पदावधि के दौरान राज्यपाल की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। याद रखिएगा राज्यपाल जो होता है, यदि मान सकते हैं कि राज्यपाल पर दोस्तों कोई आरोप लगाया गया है कि राज्यपाल ने ये काम कर दिया,
अब यदि कोई अन्य व्यक्ति यदि कोई अपराध करता तो दोस्तों उसकी गिरफ्तारी हो सकती थी, लेकिन दोस्तों जब तक राज्यपाल अपने पद पर रहेगा तब तक दोस्तों उसकी कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। याद रखिएगा, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है दोस्तों कि पदावधि के दौरान राज्यपाल की गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो याद रखिएगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। जब तक राज्यपाल अपने पद को धारण करेगा तब तक दोस्तों उसकी कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। हाँ, पद समाप्त होने के बाद दोस्तों उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो याद रखिएगा, ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है राज्यपाल के कार्य कौन कौन से हैं। तो सभी लोग जानते हैं राज्यपाल के कार्य निम्नलिखित हैं, कौन कौन से। चलिए आइए इसकी चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है, राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के थ्रू, राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल करता है। और किसकी सलाह पर करता है? मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर। क्लियर? चलिए, उम्मीद है दोस्तों आपको ये पॉइंट छोटे छोटे हैं वो समझ में आ रहे होंगे, और यदि भी दोस्तों आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और आप ऐसे ही दोस्तों निरंतर कंटिन्यू वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर रखिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पर मिल सके। और आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि दोस्तों जो भी हमारी आने वाली वीडियोज़ होंगी तो उसका PDF दोस्तों आपको सही समय पर मिल सके, और जो भी दोस्तों आप इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपको सूचना दी जाती है उसका भी दोस्तों आपको PDF वहाँ पर मिल सके। तो टेलीग्राम चैनल को और टेलीग्राम ग्रुप को, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, तीसरा दिया गया, राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। चलिए, अगला पॉइंट दिया गया है पॉइंट नंबर 4। चौथा पॉइंट दोस्तों दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 217 प्रथम के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्ति के संबंध में परामर्श दे सकता है, सलाह दे सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। किस आर्टिकल के? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आर्टिकल आपको याद रखना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल किसके तहत आता है, किसके अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, किस आर्टिकल में किसकी नियुक्ति होती है, कौन सा आर्टिकल किसके लिए है। ठीक है, ये सभी छोटी छोटी बातें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बनने वाले होते हैं। पांचवा पॉइंट दिया गया है, राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होता है तथा उप कुलपति को नियुक्त करता है। याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी आपके विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके दोस्तों कुलाधिपति, उनका एक कुलपति होता है। जब भी दोस्तों आप किसी भी बैचलर डिग्री यानी कोई भी आप दोस्तों डिग्री करते हैं, जब भी दोस्तों उसमें आप पास होते हैं, जो भी आपकी वहाँ से दोस्तों जो मार्कशीट बन के आती है, जो भी डिग्री बन के आती है, तो दोस्तों उस यूनिवर्सिटी से बन के आती है। तो यूनिवर्सिटी का एक दोस्तों कौन होता है? एक कुलपति होता है कि नहीं? कुलपति होता है ना, उसी का कुलाधिपति जो होता है, उसी के उपकुलपति की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। यदि कोई यूनिवर्सिटी का दोस्तों जब भी कोई उसमें कार्यक्रम होता है तो दोस्तों वहाँ पर राज्यपाल को भी बुलाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है उसका कुलाधिपति भी राज्यपाल और उसका उपकुलपति होता है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। अगला पॉइंट दिया गया है छठवां, राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है, जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से रहता है। याद रखिएगा दोस्तों, 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है, जिनका संबंध किससे होता है? विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से रहता है। अगला पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत कर सकता है। अब तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कॉपी में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर पूछा जाएगा आपके किसी ना किसी एग्जाम में। ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि राज्यपाल राज्य विधान में एक एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत कर सकता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। अब देखिए दोस्तों, आपसे ये नहीं पूछेगा अनुच्छेद 333 के अनुसार एक एंग्लो इंडियन,
यही पूछेगा, क्योंकि एक एंग्लो इंडियन दोस्तों सुनने में ऐसा लगता है कि ये काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। आप बोलकर भी देखेंगे एंग्लो इंडियन तो आपको ऐसा लगेगा ये क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। तो आपको अक्सर दोस्तों यही आदि आपसे आर्टिकल दिया है एग्जामिनर ने, तो एक एंग्लो इंडियन जरूर देगा कि एक एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करता है। तो 100% जिसमें 80% लोग ऐसे होंगे दोस्तों जो इसी क्वेश्चन को ऑप्शन को चुनेंगे। लेकिन एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा, एग्जामिनर आपको आर्टिकल ही देगा कि राज्यपाल राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करता है, इस संविधान के किस अनुच्छेद में आता है या किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तब आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। पता ही आपको कौन सा आर्टिकल दे दे। यदि आपको पता होगा कि आर्टिकल 333 तो आप जरूर इसको सही कर देंगे, अन्यथा आप गलत ही कर देंगे। तो याद रखिएगा आर्टिकल और एक एंग्लो इंडियन सदस्य किस में आता है, आपके आर्टिकल 333 में, याद रखिएगा। चलिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं दोस्तों बार बार रिपीट कर रहा हूँ, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए जरूर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, यह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो आपका जवाब होना चाहिए आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है। पॉइंट नंबर 9 दिया गया है, राज्यपाल विधानमंडल का 17वां करता है और उसका 17वां करता है तथा उसका विघटन भी करता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को भी संबोधन करता है या संबोधित करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा राज्यपाल विधानमंडल का 17वां तो करता ही है, साथ में दोस्तों उसका विघटन भी करता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन तथा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को भी संबोधित करता है। ये उसमें इतनी दोस्तों पावर होती है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है। जब तक दोस्तों राज्यपाल के इसमें हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक कोई भी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक अधिनियम नहीं बना सकता है, जब तक दोस्तों राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होंगे। 11वां नंबर पॉइंट दिया गया है, अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा अथवा कम कर सकता है। दोस्तों राज्यपाल में ये भी पावर होती है, आर्टिकल 161 के अनुसार कहा गया है कि राज्यपाल किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा भी कर सकता है और उसकी दंड की अवधि को कम भी कर सकता है, ये उसमें पावर होती है। आर्टिकल 12 में कहा गया है, पॉइंट नंबर 12, अनुच्छेद 213 के अनुसार कहा गया है कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ऐसे अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। दोस्तों राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश तो जारी हो सकता है, लेकिन ऐसे अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर ही विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उसे अध्यादेश को दोस्तों समाप्त कर दिया जाएगा। उस जो अध्यादेश की जो वैधता है उसको समाप्त हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों राज्यपाल तो दोस्तों अध्यादेश कर सकता है, लेकिन वो भी दोस्तों 6 सप्ताह के भीतर ही करना आवश्यक होगा। यदि 6 सप्ताह के भीतर उसने अपनी स्वीकृति दोस्तों नहीं दी तो दोस्तों अध्यादेश की वैधता को समाप्त कर देगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों और इंटरेस्टेड टॉपिक है। तो इस वीडियो को दोस्तों जिस भी कैंडिडेट ने शुरू से कंप्लीट देख लिया ना तो उसको दोस्तों आने वाले एग्जाम में जरूर बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अब यहाँ से दोस्तों राज्यपाल की वेतन की बात करते हैं, जो कि आखिरी पॉइंट है। राज्यपाल का दोस्तों जो वेतन होता है वो होता है दोस्तों 3.5 लाख रुपए। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, 5 लाख रुपए होता है। जो राज्यपाल होता है दोस्तों इसका वेतन होता है करीब 3.5 लाख रुपए का वेतन होता है। याद रखिएगा वेतन भी आपसे पूछा जाता है। हालांकि ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, नॉर्मली एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं बनते हैं, हालांकि जब भी दोस्तों आ सकता है कोई पता नहीं। तो याद रखिएगा राज्यपाल का जो वेतन होता है वो 3.5 लाख रुपए होता है। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ से आपका स्टार्ट होता है विधानमंडल, जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और इसमें भी दोस्तों सबसे खास बात यह है इस बुक की, इस बुक में दोस्तों विधानमंडल में तो दोस्तों आपको लिस्टेंट में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों इस येलो बुक में दोस्तों देख रहे होंगे कि आपको दोस्तों केवल एक पॉइंट ही दिया गया है। केवल दोस्तों इसमें एक पॉइंट ही दिया गया है जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस ये बुक की खास बात यही है कि इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ही दी है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाए। हालांकि बेफालतू की चीज़ इसमें कुछ भी नहीं दी गई है। इसीलिए दोस्तों ये 140 पेजों की ये बुक है। इसको यदि आपने परचेज कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आपकी सामान्य ज्ञान की जो जीके है उसमें दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों क्रम में आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल का निर्माण विधानसभा, विधान परिषद तथा राज्यपाल से ही मिलकर होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यही है कि राज्य विधानमंडल का निर्माण कैसे होता है। राज्य विधानमंडल का निर्माण कैसे होता है तो याद रखिएगा दोस्तों विधानसभा
और विधान परिषद तथा राज्यपाल से मिलकर ही बनता है। किससे दोस्तों? विधानसभा, विधान परिषद तथा राज्यपाल, इन तीनों से मिलकर ही दोस्तों राज्य विधानमंडल का निर्माण होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से दोस्तों आपका पॉइंट स्टार्ट होता है विधानसभा। विधानसभा दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है कि विधानसभा किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। विधानसभा किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पहला पॉइंट ही दिया रखा है कि इसका गठन अनुच्छेद 170 के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि दोस्तों कहने वाली बात यही है कि अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधानसभा का दोस्तों गठन किया गया है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 170 के तहत। और इसका कार्यकाल मैंने आपको बताया कि लगभग सभी का इंडिया में 5 वर्ष के लिए ही होता है। तो इसका कार्यकाल जो दोस्तों होता है वो 5 वर्षों का ही होता है। तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, विधानसभा के विधान सत्र की शुरुआत राज्यपाल ही करता है, क्योंकि दोस्तों राज्यपाल का टॉपिक चल रहा है ना, तो राज्यपाल ही करेगा जिसकी नियुक्ति। और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी आवश्यक है? तो दोस्तों आयु यहाँ पर दोस्तों काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, किसमें? 25, 30, 35, 60, 65 में, क्योंकि उनको यही पता नहीं होता कि कब क्या कौन सी किसकी उम्र मांगते हैं। जो भी आप यहाँ टॉपिक यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो याद रखिएगा विधानसभा की यहाँ पर बात की जा रही है, तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपको दोस्तों 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष की यदि आपकी आयु कंप्लीट है तो दोस्तों विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिकतम 500 सदस्य होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों इसके नीचे दोस्तों आपको एक एक्सेप्शन दिया गया है। एक्सेप्शन मीन्स होता है दोस्तों अपवाद। एक अपवाद दिया गया है कि दोस्तों गोवा में 40 हैं, मिजोरम में 40 हैं, सिक्किम में 32 हैं, क्योंकि इनके अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्यों का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों ये राज्य ऐसे हैं जिनमें दोस्तों 40 मिजोरम में, 40 गोवा में और 32 सिक्किम में है। तो ये दोस्तों आर्टिकल 371 के तहत इनको एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। आर्टिकल 332 में तहत अनुसूचित जाति तथा जनजातियों को विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है। तो आप आज की कंडीशन में दोस्तों आरक्षण वाली यदि हम बात करते हैं तो आरक्षण दोस्तों अनुसूचित जाति तथा जनजातियों की विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर ही आरक्षण दिया गया है। यदि वो किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं तो दोस्तों उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा करती है। इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त। यहाँ पर दोस्तों रुक के थोड़ा एक पॉइंट पर इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो याद रखिएगा जब भी दोस्तों आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है तो यही बनता है कि किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा परिषद के सदस्य। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ऐसे ही ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं जिसमें 100% कन्फ्यूजन होने के चांस होते हैं। तो याद रखिएगा कि किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, तो इसका निर्णय सिर्फ विधानसभा करती है। याद रखिएगा विधानसभा करती है कि किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए या नहीं माना जाए, तो इसका निर्णय कौन करती है? विधानसभा करती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, विधानसभा का गणपूर्ति कोरम। अब गणपूर्ति जो कोरम होता है वो दोस्तों 1/10 होता है। अब तक के एसएससी के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामों में दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि विधानसभा का कोरम कितना होता है। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी प्रैक्टिस सेट में कई बार देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। अक्सर एग्जाम में दोस्तों ये पूछे जाते हैं कि विधानसभा का कोरम कितना होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा विधानसभा का जो कोरम होता है वो 1/10 होता है। कितना होता है दोस्तों? 1/10। अपने दिमाग में छाप लीजिएगा इस क्वेश्चन को। विधानसभा का कोरम कितना होता है? 1/10। कितना होता है दोस्तों? साथ साथ बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त। विधानसभा का कोरम कितना होता है? 1/10 होता है। उम्मीद है दोस्तों कोई भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन को नहीं भूलेगा। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वित्त विधेयक पहले विधानसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद विधान परिषद सिर्फ इसे 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन के बाद उसे नहीं रोक पाएगी, जहां से आया तो वहीं पर वापस चला जाएगा। कि वित्त विधेयक पहले विधानसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद विधान परिषद सिर्फ इसे 14 दिनों तक रोक सकती है। याद रखिएगा कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। इस बुक में सबसे खास बात यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको रेड
कलर से किया गया है, उसको जरूर नोट कीजिएगा 14 दिनों तक। अगला पॉइंट, सबसे अधिक विधानसभा की सीटें दोस्तों अपने यूपी राज्य में हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में हैं, तब सबसे कम जो है सिक्किम में है। उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 403 और सिक्किम में दोस्तों 32 है। याद रखिएगा, ये तो दोस्तों अक्सर सभी को पता होगा, क्योंकि दोस्तों अक्सर जब भी चुनाव होते हैं तो आप सभी जानते हैं कि विधानसभा में जितनी भी सीटें पारित होती हैं वो आप दोस्तों बैनर टाइप में देख सकते हैं कि कितनी होती है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितनी भी सीटें हैं, 403 है, और सबसे कम सीटें कितनी हैं, 32। सिक्किम में है, कितनी है, 32 है। तो याद रखिएगा, आप देखिए सबसे ज़्यादा सबसे कम, समझ रहे हो, सबसे पहले और सबसे आखिरी में, ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनते हैं। सबसे पहला राज्य कौन सा आ गया उत्तर प्रदेश में, अधिकतम सीटों वाला उत्तर प्रदेश, कितनी सीटें, 430। सबसे कम सिक्किम, सीटें कितनी, 32। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, एंग्लो इंडियन की हम बात करते हैं तो देखो एंग्लो इंडियन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक पॉइंट फिर देखने को मिल गया, विधानसभा में राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करता है। कौन करता है, राज्यपाल। कितने, एक एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करता है। अगला है विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल, मैंने आपसे कहा था ना 5 वर्ष, 5 वर्ष का होता है विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अब यहाँ से दोस्तों विधानसभा हमारी कंप्लीट होगी, राज्यपाल कंप्लीट होगा। अब इसके बाद आते हैं विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद के बारे में यदि हम बात करते हैं, विधान परिषद दोस्तों राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। याद रखिएगा दोस्तों, विधान परिषद जो है ये राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किया जाता है। आर्टिकल नोट करिएगा कॉपी में, आर्टिकल कॉपी में नोट करके डैश करके लिखिएगा कि विधान परिषद का गठन संविधान के आर्टिकल 169 के तहत किया जाता है। विधान परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किया जाता है। अगला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, विधान परिषद वर्तमान में कितने राज्य हैं दोस्तों, याद रखिएगा। विधान परिषद में वर्तमान में दोस्तों इसमें टोटल 6 राज्य हैं। कितने हैं दोस्तों, टोटल 6 राज्य हैं, जिसमें से पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा बिहार, पांचवा आंध्र प्रदेश, छठवां आपका तेलंगाना। कौन सा है दोस्तों, तेलंगाना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि विधान परिषद का सदस्य बनने की आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 30 वर्ष होती है विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए। और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। अब आपको इसमें 6 वर्ष हो गया, हाँ जी, इसमें जो विधान परिषद का दोस्तों जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। और इसका सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो दोस्तों आपकी 30 वर्ष होना आवश्यक है। इसका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, 6 वर्ष तक होता है। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों इसमें दिया गया है कि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होता है। अगला पॉइंट है कि राज्यपाल विधान परिषद में कुल 1/6 सदस्य को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को मनोनीत करता है दोस्तों, 1/6 सदस्य। सबसे ज़्यादा के एग्जाम में यही से क्वेश्चन बनता है कि राज्यपाल विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 1/3, 1/4, 1/6, इनमें से कोई नहीं। इसी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि 1/3 भी आपने पॉलिटी में देखा होगा, 1/4 भी देखा होगा, 1/6 भी देखा होगा। तो याद रखिएगा, आपको हमेशा दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़ना चाहिए। राज्यपाल विधान परिषद में दोस्तों कुल 1/6 सदस्यों को ही मनोनीत कर सकता है। अगला पॉइंट है जो कि आज का आखिरी पॉइंट रहेगा हमारा राज्यपाल से संबंधित प्रश्नों से, कि विधान परिषद की जो बैठक का जो मैंने आपको कोरम बताया था कितना होता है, 1/10 बताया था ना, तो कम से कम 10% सदस्य होना चाहिए, परंतु यह संख्या में 10 से कम नहीं होना चाहिए। समझने वाली बात दोस्तों ये है कि विधान परिषद की जो बैठक का गुणपूर्ति कोरम होता है, जो 1/10 बताया था मैंने आपको, जो कोरम होता है दोस्तों कम से कम 10% सदस्य तो होना ही चाहिए। परंतु यह संख्या में, यदि संख्या की बात करें, वो परसेंटेज की बात हो रही है, यहाँ पर संख्या की बात हो रही है। यदि परसेंटेज में देखा जाए तो दोस्तों 10% सदस्य होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि 10 सदस्य होना चाहिए, नहीं, 10% सदस्य होना चाहिए। यदि हम संख्या की बात करें तो यह संख्या में 10 से कम नहीं होना चाहिए, 10 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 9 नहीं होनी चाहिए, 10 से अधिक ही हो। यानी 10% सदस्य तो होना ही चाहिए, 10 से अधिक भी होने चाहिए यदि संख्या की बात करें तो दोस्तों आपको एग्जामिनर यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, परसेंटेज में भी ऑप्शन दे सकता है और संख्या में भी दे सकता है। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विधान परिषद की बैठक का गणपूर्ति कोरम कितना होना चाहिए। मान लो उसने 1/10 नहीं दिया तो इससे उसमें दे दिया 8, 9, 10, 11,
तो आप इसमें किसे चुनेंगे? तो अब दोस्तों आपको 11 ऑप्शन चुनना है। आप कहोगे कि सर 10 भी तो चुन सकते हैं। हाँ, चुन सकते हैं, लेकिन इसमें ये कहा गया कि यह संख्या में 10 से कम नहीं होना चाहिए। यदि आपको दोस्तों 11 ना मिले, यदि आपको 6, 4, 8, 10 मिल जाए, तब हम वहाँ पर 10 को चुनेंगे। यदि आपको 10 से अधिक संख्या मिल जाए, 11, 12, 14, तब वहाँ पर आपको जो भी बड़ी संख्या दी जाए उसका चुनाव करना है, उसी ऑप्शन को चुनना है। इसको भी याद रखिएगा। यदि परसेंटेज में दिया जाए तो आपको दोस्तों 10% चुनना है कि 10% सदस्य होना चाहिए। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री की भी दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, मुख्यमंत्री की दोस्तों नियुक्ति है वो कौन करता है, एक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आती है। तो इसकी जो चर्चा है दोस्तों वो आने वाली वीडियो में करेंगी। तो आज की जो क्लास है दोस्तों यहीं तक रखेंगे, और अगली वीडियो हम दोस्तों जब भी दोस्तों इस वीडियो को लाएंगे तो वहाँ पर दोस्तों ये चैप्टर मुख्यमंत्री दोस्तों यहीं से दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो क्लास है दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी? हालांकि लंबे समय तक दोस्तों आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, कोशिश करूँगा कि आप लोगों की क्लास कंटिन्यू चलती रहे। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आए तो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सही समय पर मिल सके। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।